हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हमारे जो टॉपिक है उनमें से पहला टॉपिक वर्ब, जिसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा ग्रामर का अगर मेनली देखा जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर है। बेसिक ऑफ इंग्लिश जो है वो बेसिक था। यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं जनरली इंग्लिश ग्रामर। तो जो वर्ब टॉपिक है हम उसे एक एक करके क्लियरली समझेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम अब बिना देरी किए हुए टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वर्ब वर्ब का अर्थ जनरली होता है। वर्ब एक एक्शन को दर्शाता है, अर्थात एक स्टेटिव अर्थात स्टेट यानी अवस्था को दर्शाता है। वर्ब जो होता है वो उसको हिंदी में हम क्रिया कह सकते हैं। वर्ब के जनरली दो पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब जो होती है उसमें उसके भी चार पार्ट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने टेंस का नाम सुना ही होगा और टेंस जो है वो भी फाइनाइट वर्ब में आता है। और सिंटेक्स सिंटेक्स जिसे कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ये भी हमारे वर्ब का ही पार्ट है। और वर्ब में जनरली दो पार्ट होते हैं वर्ब के, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ये किसके पार्ट है? फाइनाइट वर्ब के पार्ट। फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद हम नॉन फाइनाइट पर चलते हैं। तो नॉन फाइनाइट का फर्स्ट पार्ट होता है जेरंड, दूसरा पार्ट होता है पार्टिसिपल, तीसरा पार्ट होता है इनफिनाइट। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जेरंड, पार्टिसिपल, इनफिनाइट तो हमने कभी देखे ही नहीं। तो इनके लिए मैं आपको अलग से ही, जेरंड का नाम का अलग से टॉपिक होगा, आपके पार्टिसिपल नाम का अलग टॉपिक होगा और इनफिनाइट नाम का अलग टॉपिक होगा। और टेंस एंड टेक्स, इन तीनों, सॉरी, एक दो तीन चार पांच और टॉपिक का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इन दो का नहीं मिल पाएगा। इन दो को मैं हम इसी वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वर्क का, फाइनाइट वर्क, वो फाइनाइट वर्क हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्क देखते हैं कि चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन और नंबर। वह वर्ब जो चेंज होती है टेंस के, पर्सन के और नंबर के अनुसार, अर्थात वह वर्ब जो काल, व्यक्ति और नंबर यानी वचन के आधार पर चेंज होती है, उसे क्या कहते हैं हम? फाइनाइट वर्ब। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा आई लव, दूसरा है शी लव्स, तीसरा है शी लव्ड, चौथा है आई वांट, पांचवा है ही वांट्स, छठा है आई वांटेड। ये सभी की सभी क्या है? हमारी फाइनाइट वर्ब्स। उसके बाद हम देखते हैं नीचे वर्ब्स दैट शो टेंस, पर्सन एंड नंबर। वह वर्ब जो टेंस, व्यक्ति और संख्या को दर्शाती है, क्या कहलाती? फाइनाइट वर्ब। जैसे कि लव, लव्स, लव, वांट, वांटेड और वांट्स, ईटीसी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रकार जो है हमारा वर्ब का, वो कौन सा है? नॉन फाइनाइट। उसकी तरफ मूव करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ये होती क्या आखिर? इसमें तीन पार्ट होते हैं, ये जेरंड, इनफिनिट और पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे कि वाचिंग मूवीज, अर्थात ये फाइनाइट वर्ब होती है जो पर्सन और वचन और टेंस के आधार पर चेंज हो जाती है। लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है ये जस्ट उसका विपरीत होती है। ये टेंस, पर्सन और नंबर के अनुसार, अर्थात उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। जैसे कि हमारा दूसरा एग्जांपल वाचिंग मूवीज, ये क्या है? एक जेरंड है। टू हेल्प हिम, ये क्या है? इनफिनाइट है। टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम।
उसके बाद वर्ब दे डोंट शो टेंस पर्सन एंड नंबर। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है कि वह वर्ब जो टेंस पर्सन और नंबर को नहीं शो करती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, अर्थात उसके अनुसार चेंज नहीं होती। जैसे कि वाचिंग, टू हेल्प। इनफिनाइट जो होता है उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जेरंड जो होता है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है एज ए नाउन। और जो पार्टिसिपल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो जेरंड होता है जिसमें वर्ब में आईएनजी की फॉर्म यूज की जाती है। और जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जो उसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पार्टिसिपल ये होते हैं आपके। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सिलरी वर्ब की तरफ। हमारा जो ये पार्ट था ना, एट फर्स्ट में देखा था हमने कि वर्ब जो है फाइनाइट होती है, एक्सिलरी वर्ब होती है फाइनाइट में, मेन वर्ब होती है, टेंस होती है, सिंटेक्स। तो हम एक्सिलरी वर्ब की ओर मूव करते हैं, अर्थात एक्सिलरी वर्ब को देखते हैं कि एक्सिलरी वर्ब होती क्या है। अब एक्सिलरी वर्ब भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। जैसे कि आप मॉडल्स कहते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या करती है, ये वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो काम करती ही है और उसके साथ ही मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये मॉडल्स होते हैं, वो वर्क्स एज ओनली हेल्पिंग वर्ब, ये केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही कार्य करते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किए जा सकते हैं। और दे नीड ए मेन वर्ब आफ्टर देम, और ये अपने बाद मेन वर्ब को लेते हैं। इनके बाद मेन वर्ब आना कंपलसरी है, बिना मेन वर्ब के मॉडल नहीं माना जा सकता, अर्थात वो सेंटेंस गलत हो जाता है। मॉडल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के एग्जांपल आपको आप देख सकते हैं, ये है मॉडल के एग्जांपल में माइट, कैन, कुड, शो, शुड, मस्ट, आर, टू, विल, शैल, वुड आर कंप्लीट मॉडल, नीड, डेयर, यूज टू आर पार्शियल मॉडल। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इनका जो फर्स्ट पार्ट था, एक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट पार्ट था, जो एक्सिलरी वर्ब का ये फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इसकी तरफ अब हम मूव करते हैं। थ्री प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, अर्थात जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब होती है वो कितनी होती है, तीन होती है। वो एक पहली होती है डू वाली, दूसरी बी वाली, दूसरी डू वाली, तीसरी हैव वाली। अब हम इन तीनों में से सबसे पहले इसको पढ़ते हैं बी वाली। बी वाली बी वाली में क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो आर और एम होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस में ये क्या होती है, ईज होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आर या फिर एम होती है, जो यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज की जाती है। और वहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म में के रूप में वाज या वर होती है, जो क्या करती है, ये यू, वी, दे और प्लूरल के साथ यूज होती है वर्ब। और वाज जो है वो विथ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर इमेजिनरी सॉरी, ये वर जो होती है ये विथ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर इमेजिनरी पोजिशन, अगर इमेजिनरी पोजिशन आ जाती है, अर्थात कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं, वहाँ पर ये वर जो होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि बीन होती है, ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ, और हेड बीन कम आता है कि इसमें इमेजिनरी पोजिशन ऑफ पास्ट, अर्थात पास्ट के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाती है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बी की फॉर्म होती है बीइंग। जैसे कि आपको एग्जांपल दिए गए हैं, पहला है आई वाज अ डॉक्टर, आई वाज ट्रीटिंग द पेशेंट। ये जो पहला सेंटेंस है इसमें आपको जो वाज दिख रहा है, आई वाज, ये वाज जो है मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब एब्सेंट है। जहाँ पर मेन वर्ब एब्सेंट होती है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से किसका कार्य करती है, मेन वर्ब का। लेकिन ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब करती है, मेन वर्ब का कार्य मॉडल वाली नहीं करती है, विल और शेल भी नहीं कर सकती है।
उसके बाद हमारा तीसरा सेंटेंस है, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। मैं इच्छा करता हूँ कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, है नहीं लेकिन होता। ये क्या है? कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद चौथा है, वुड दैट ही वर इन माई शूज। ये इन माई शूज एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ है मेरे पक्ष में होना। वुड दैट का मतलब है ऐसा होता कि ही वर इन माई शूज, कि वह मेरी पक्ष में होता। ये वर ही के साथ तो वाह आ जाता है, लेकिन ये वर क्यों आया, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। उसके बाद पांचवा है, आई विश मोदी हैड बीन द पीएम इन 1990 एस। अर्थात मैं इच्छा करता हूँ कि मोदी जी 1990 में प्रधानमंत्री होते। तो ये कौन सा है? पास्ट इमेजिनरी पोजीशन है, इसलिए इसमें हैड बीन का यूज किया गया है। उसके बाद छठा जो हमारा सेंटेंस है, आई एम टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ। मुझे अभी ही स्टेशन के लिए छोड़ना है। उसके बाद सेवंथ जो सेंटेंस है हमारा वो है, शी इज गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच। वह एक स्पीच देने जा रही है। उसके बाद आठवां जो सेंटेंस है, ही वाज अबाउट टू बोर्ड द बस व्हेन ही स्लिप्ड। जब वह निकला तो वह बस से यात्रा करने वाला था। उसके बाद छठा सातवां आठवां, फॉर प्लान एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। अर्थात नियर फ्यूचर के प्लान एक्शन के लिए वी हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हमारे पास ये दिया गया स्ट्रक्चर है, कौन सा? छठा सातवें आठवें के लिए। जो आपने छठा सातवां और आठवां एग्जाम्पल देखा था उसके बारे में आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि फॉर प्लान एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर के प्लान एक्शन के लिए आपको नीचे दिए गए आपको नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे कि छठा जो स्ट्रक्चर हमारा है वो बी प्लस टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म। सातवां है आपका बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म। और आठवां है आपका बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म। और बी की फॉर्म में कौन कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आपको याद रखना है इज, एम, आर, वाज वर्ब। जिनमें से इज, एम, आर, वाज वर्ब ये प्रेजेंट की है और वाज वर्ब जो है पास्ट की। उसके बाद हम नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब डू को देखते हैं। डू में डू, डज, डिड होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में डू का यूज होता है। जैसा कि आपको पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में डू का यूज होता है और विथ आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट। आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई, एस या एस के रूप में डज का यूज होता है विथ ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में डिड का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में डन का यूज होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में डूइंग का यूज होता है। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, आई डू नॉट डू एनी वर्क। मैं कोई कार्य नहीं करता। इसमें डू जो है, एक डू तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और दूसरा डू है जो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। दूसरा सेंटेंस है, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। मैं आपकी समस्याओं को समझ सकता हूँ। अब ये डू का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये न तो नेगेटिव सेंटेंस है ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें डू का प्रयोग किया गया है क्योंकि इम्फेसाइज अर्थात जोर दे रहा है वो, इसलिए। तीसरा जो हमारा सेंटेंस वो, आई डिड मेक ए मिस्टेक। ये भी दूसरे के सिमिलर सेंटेंस है, इसमें भी डिड का यूज नहीं किया जाना है बल्कि सेकंड फॉर्म का यूज किया जाना था, लेकिन सेंटेंस को इम्फेसाइज करना है उसको, इसलिए। चौथा है, आई वर्क एज हार्ड एज शी डज। अर्थात मैं इतना ही कठिन कार्य करता हूँ जितना कि वह करती है। अब यहाँ पर आपको ये वर्क्स यूज नहीं करना है क्योंकि उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है आपको, सी डज। रिप्लेस एक्शन वर्ब टू अवॉइड रेपिटेशन। रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आपको इस एक्शन को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद छठा सेंटेंस है, द सेकंड पिजन फ्लू एज सून एज। आपको इन चारों में से एक चूज करना है। द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन, द फर्स्ट वन हैड फ्लोन, द फर्स्ट वन हैड डन। तो इस छठे सेंटेंस में आपका तीसरा ऑप्शन द बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें वर्ब का प्रयोग न करते हुए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, द फर्स्ट वन हैड डन।
और जो आपका 7वां सेंटेंस है ये भी उसी टाइप का है, इसे आप देख लेना और हम आगे की ओर मूव करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, उसको पढ़ना है। अब हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में कौन सी होती है, हैवी होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस के रूप में कौन सी होती है, हैज होती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में कौन सी होती है, हैड होती है। जैसे कि आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस के रूप में हैज, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हैड दिया गया है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हैड है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप का हैविंग है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव जो है उसका प्रयोग किस किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो विथ आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस के रूप में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब हेज है, जिसका प्रयोग हम विथ ही, शी, इट और नेमिंग और सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हेड है, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड के रूप में सॉरी, और वर्ब की थर्ड के रूप में भी हेड ही है, जिसे भी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जा सकता है। और हैविंग है जो ये तो मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। अब आपको देखना है हेल्पिंग, इस हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि आई हैव है कार, इसमें आपको पोजीशन दर्शा रहा है और यहाँ पर मेन वर्ब का अभाव है, मेन वर्ब का की एब्सेंस है, इसलिए आपको हैव को ही मेन वर्ब मानना है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, आई हैव ए कार, ए कार जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, आई हैव लंच एट 1 PM, इसमें भी आपको क्या करना है को ही हेल्पिंग वर्ब मानना है, क्योंकि लंच जो है ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है, इसलिए आपको हैव को मेन वर्ब मानना है। और हैव का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है वो इट से लिया गया है, इट मीन्स खाना से। उसके बाद तीसरा जो सेंटेंस है, आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, मुझे कल रात एक सपना आया। और जो है हेड है ये आपका मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, क्योंकि जो ये ड्रीम है ये नाउन के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर। उसके बाद चौथा सेंटेंस है, आई हैड ए स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लास्ट नाइट, यहाँ पर भी ए स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जो है ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हेड का जो प्रयोग है वो मेन वर्ब के रूप में हुआ है। उसके बाद पांचवा जो सेंटेंस है हमारा, आई हैव वी हैव फन ऑन, सॉरी एक मिनट क्या है, ऑन संडे, वी हैव फन ऑन संडे। ये जो फन है ये भी क्या है हमारा, नाउन है, सॉरी वर्ब है, वी हैव फन ऑन संडे, इसलिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है जो, सॉरी हैव है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी, क्योंकि फन है वो जो है ये नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद हमारा सिक्स जो सेंटेंस है वो क्या है, आई हैव मेट देम। अब जो ये हैव है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि जो मीट की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड दोनों समान होती है, वो मेट होती है। अब जो परफेक्ट का जो ये होता है स्ट्रक्चर वो होता है हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और मेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज है। उसके बाद सातवां सेंटेंस जो आपका ये है, आई हैड रेदर स्टे एट होम। अब ये जो हैड रेदर है ये पूरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, सॉरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है, एक्सिलरी वर्ब के रूप में ये यूज हुआ है। और स्टे जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ। अब यहाँ पर जो हैव हैड, ये जो हेड है ये सेकंड वाला हेड जो है ये लंच खाने के अर्थ में प्रयोग हुआ है, खाने के अर्थ में। और हेड का हेड जो है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैव क्या है वर्ब की, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ, मुझे अभी लंच करना है, सॉरी मैं अभी लंच कर चुका हूँ। उसके बाद नौवां सेंटेंस, आई हैड हैड लंच बिफोर यू केम। अब इसमें भी हेड जो ये फर्स्ट हेड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जबकि जो ये सेकंड हेड है ये खाने के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और इसका अर्थ जो निकल रहा है इस नाइन्थ सेंटेंस का वो है कि मैं लंच कर चुका था बिफोर यू केम, आप आए उससे पहले मैं लंच कर चुका था। उसके बाद 10वां सेंटेंस जो है
इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो दिया गया है कि आई एम हैविंग ए कार, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि एम के साथ हैविंग, सॉरी, आई एम हैविंग ए कार एक सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए हम दूसरा सेंटेंस यूज करते हैं कि आई हैव ए कार, इसलिए। उसके बाद 11वां सेंटेंस आई एम हैविंग लंच, ये सही है, क्योंकि हैव का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में ईटिंग के अर्थ में होता है, जबकि हैविंग जो ये 10वें सेंटेंस में आपको दिखाया गया है, इसमें हैविंग का अर्थ कोई स्पेशल नहीं दर्शाया गया है, जबकि 11वें सेंटेंस में हैविंग का स्पेशल अर्थ दर्शाया गया है ईटिंग के अर्थ में। उसके बाद 12वां सेंटेंस है वी आर हैविंग फन, हम आनंद ले रहे हैं, इसमें आर प्लस हैविंग जो है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और हैव के साथ आईएनजी लगी हुई है, इसलिए ये हैविंग है, और इसका अर्थ हो रहा है कि हम आनंद ले रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 6ठे और 7वें सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन दी गई, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हैव, पूरे हैव टॉपिक को ही हमें अलग से देखना है। तो उसके बाद ये क्या करता है, डिनोट स्टेट, कौन कौन से स्टेट को डिनोट करता है, एक तो द पोजीशन टू हैव, और हैविंग को हैविंग को एक्सप्रेस नहीं करता है, ये बात आपको विशेष याद रखनी है। तो उसके बाद हैव का मतलब क्या होता है, टू इट भी होता है हैव का मतलब, जो कि आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। और हैव फन का मतलब क्या होता है, टू इंजॉय करना होता है। और हैविंग जो होता है वो सही होता है, किस रूप में, मेन वर्ब के साथ आईएनजी के रूप में हैविंग जो होता है वो सही होता है। ये क्या करता है, डिनोट करता है किसको, एक्शन को डिनोट करता है। जैसे कि आपको 13वां सेंटेंस दिया कि माधुरी दीक्षित ए लार्ज फैन फॉलोइंग, तो एक इसमें जो आंसर होगा फर्स्ट सेंटेंस होगा हेज, क्योंकि इसमें पोजीशन को दर्शाया जा रहा है। उसके बाद आपको फोर्स्ड एक्शन के रूप में हैव या हेड्स, हैव हेज हेड को देखना है फोर्स्ड एक्शन के रूप में, अर्थात हमारे द्वारा अंडर प्रेशर करवाए जाने वाले कार्यों के रूप में हैज या हैव का प्रयोग। हैव एज ए मॉडल डिनोट फोर्स्ड एक्शन टू, हैव जो है मॉडल के रूप में जो फोर्स्ड एक्शन होता है, फोर्स्ड कार्य होते हैं, उनको भी दर्शाता है। और डन अंडर प्रेशर, और इस प्रकार के जो कार्य होते हैं ये प्रेशर के अंडर में किए जाते हैं। अब फोर्स्ड एक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला होता है प्रेजेंट के फोर्स एक्शन, और दूसरा होता है पास्ट के, और तीसरा होता है फ्यूचर के। प्रेजेंट के जो फोर्स्ड एक्शन होते हैं वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब के रूप में दर्शाया जाता है, तो हैड, हैव टू और हेज टू के रूप में। पास्ट के होते हैं उनको हैड टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म के रूप में, और फ्यूचर के होते हैं जिन्हें विल हैव टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म के रूप में। और आपको तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ही हैज़ टू कम हियर एवरी डे, उसे यहाँ पर रोज आना पड़ता है। अब इसमें आपको फोर्स्ड एक्शन है, आप पर दबाव डाला जा रहा है कि आपको रोज यहाँ पर आना पड़ता है उसको, सॉरी। दूसरा है हमारा आई हैव टू सी द डॉक्टर एवरी वीक, मुझे हर सप्ताह डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अब ये हमारे ऊपर प्रेशर है कि हमें हर सप्ताह डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद जो हमारा पास्ट का एग्जाम्पल होगा हैड टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म का, वो होगा कि द गवर्नमेंट हैड टू मेक टफ टफ डिसीजंस, गवर्नमेंट को टफ डिसीजंस बना लेने पड़े, अर्थात गवर्नमेंट को जो कठिन फैसले थे वो लेने पड़े। इसमें हैड टू प्लस बेसिक फॉर्म जो है वो मेक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस शी हैड टू फ्ली टू सेव हर लाइफ, उसे उसका जीवन बचाने के लिए फरार होना पड़ा। हैड टू जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पर, और फ्ली जो है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। उसके बाद आपको फ्यूचर का जो फोर्स्ड एक्शन होता है उसके एग्जांपल देखने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है शी विल हैव टू गो टू मुंबई फॉर चेकअप, उसे मुंबई जाना है, किस लिए, चेकअप के लिए उसे मुंबई अवश्य जाना है। ये क्या है, हमारे ऊपर फोर्स है कि हमें उसे मुंबई जाना होगा, किसके लिए, चेकअप के लिए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही विल हैव टू बी कॉशियन कॉशियस इन फ्यूचर, उसे फ्यूचर में चेतावनीपूर्ण, अर्थात कॉशियस का मतलब होता है चेतावनीपूर्ण, उसे होना पड़ेगा, अर्थात उसे फ्यूचर में चेतावनीपूर्ण होना पड़ेगा। ये क्या है हमारे लिए,
हमारे लिए ये है फोर्स्ड एक्शन, इसलिए हमें इनके साथ हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करना होता है, और विल हैव टू प्लस बेसिक फॉर्म का प्रयोग भी करना होता है। और उसके साथ ही मैं आपको एक बेसिक सी जानकारी दे दूँ कि हैव टू जो होता है, हैव टू या हैज टू, ये मस्ट का सिमिलर भी होता है। आप इसके स्थान पर मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि एक्सिलरी वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब दो प्रकार की होती है। एक्सिलरी वर्ब उसमें मॉडल कितने होते हैं और मॉडल कौन कौन से होते हैं, तो आपको जैसा कि दिखाया गया स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, उसके बाद विल, वुड, यूज टू, मस्ट, नीड, नॉट, डेयर, नॉट। आप इन मॉडल्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपको इनकी एक वीडियो बनाकर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगा आपके साथ, आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए। और उसी के साथ हम मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। तो मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है? मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, पहली होती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जिसे कि हम सकर्मक कह सकते हैं, और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव जिसे कि हम अकर्मक कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसकी परिभाषा देख लेते हैं हम, तो क्या बनती है उसकी डेफिनेशन की, वर्ब्स दैट टेक एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, अर्थात ऐसी वर्ब जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेती है वो क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद कोई किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखे तो बन जाती है कि वर्ब्स दैट डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, अर्थात वह वर्ब जो अपने बाद कोई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसे क्या कहते हैं? हम इंट्रांजिटिव वर्ब। और यदि हम वर्ब को उनकी फॉर्म्स के आधार पर देखा जाए तो उनके आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती है जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनने में ईडी ही लेती है अपने साथ, उन्हें क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब वे होती है जो किसी प्रकार का ईडी नहीं लेती अपने अपने बाद, वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसा कि आपको तीन प्रकार दिखाए गए इसमें। ऑल दिस फॉर्म्स आर द सेम, कि ये सभी फॉर्म सेम भी हो सकती है, ये दो फॉर्म समान हो सकती है, और ये सभी अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि आपको डेफिनेशन देख सकते हैं आपकी, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब फॉर्म पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिट ईडी, अर्थात रेगुलर वर्ब की फॉर्म में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईडी, ईडी जोड़ने से ही है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? वाक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वाकड़ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वाकड़ी है। उसके बाद ये टाक है, टाकड़ है और टाकड़ है। इसके बाद पेंट है, पेंटेड है और पेंटेड है। और जैसा कि आपको इरेगुलर वर्ब देखनी है, तो इरेगुलर वर्ब में क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का ईडी नहीं लेती, या तो इनकी सारी फॉर्म सेम होती है, या फिर दो फॉर्म सेम होती है, या फिर कोई फॉर्म सेम नहीं होती है। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि ये पुट, पुट में तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट पुट पुट। उसके बाद सीट, सीट में इसकी दो फॉर्म सेम होती है और एक अलग होती है, जैसे कि सीट, सेट, सेट। उसके बाद गो, गो की तीनों फॉर्म अलग होती है, गो, वेंट और गोन। ये आपको सिंबल दिए गए वर्ब की सेकंड, थर्ड और फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करना है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये वर्ब्स जो होते हैं इनको आपको ही याद करना है एक एक करके अच्छे से, तभी आपका वर्ब टॉपिक क्लियर हो सकता है। आप एक बार तो अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट, तब जाकर पूरा जो स्क्रीन है वो आपके पास आ सके। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज की स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति देता हूँ। आप एक बार अब स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आप अब स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको कुछ जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा इसमें आपको रूल्स फॉर मेकिंग फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात वर्ब की फॉर्म को बनाने के रूल्स दिखाए जाएंगे। कौन सी वर्ब के? तो इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उनके, जो इरेगुलर और रेगुलर दोनों की, सॉरी, दोनों के आपको रूल बताए जाएंगे कि किस प्रकार से हम
फॉर्म को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो रूल फर्स्ट जो है वो क्या है, बैग बैग्ड बैग बैगिंग, फिट फिटेड फिटेड फिटिंग, हिट 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 हिटिंग। इसमें एक्सेप्शन होता है वोमिट वोमिटिंग, टारगेट और टारगेटिंग। एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट प्रेसिड बाय सिंगल वोवेल। अर्थात ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और उस कॉन्सोनेंट के पहले, अगर उस कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, अगर उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वोवेल हो, तो जो लास्ट ही लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट दिया होता है, उसे आपको क्या करना है, उसे आपको डबल कर देना है, और उसके बाद आपको आईएनजी या फिर ईडी जोड़ना है। लेकिन इसके जो दो एक्सेप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना है। जैसे कि वोमिट में टी जो है वो क्या है, लास्ट का कॉन्सोनेंट है, जबकि इसके पहले क्या दिया है हमें, वोवेल भी दिया हुआ है, लेकिन आपको इसमें डबल नहीं करना है। ये दो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। उसके बाद दूसरा जो रूल है हमारा वो क्या है कि एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, यदि कॉन्सोनेंट लास्ट में हो और कॉन्सोनेंट प्रेसिड बाय टू वोवेल्स, और यदि कॉन्सोनेंट दो वोवेल्स के द्वारा प्रेसिडेड हो, अर्थात कॉन्सोनेंट के पहले दो वोवेल आए, और if consonant is preceded by two vowel, consonant remains single and ed और ing is added। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है, उसके पहले दो वोवेल रहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्टली उसमें क्या जोड़ देना है आपको, ed या ing जोड़ देना है। जैसे कि हीट, इसमें ई और ए, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके वोवेल, और टी जो है ये क्या है, आपका कॉन्सेंट कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट सबसे लास्ट में आया है टी, और उसके पहले ई और ए जो है वोवेल आया है, इसलिए आपको इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, डायरेक्टली ई टी या आई एन जी जोड़ देना है। उसके बाद रूल तीसरा, जिसके एग्जाम्पल है टाई लाई और वाई। अर्थात जब लास्ट में आई और ई आता है, तो हमें क्या करना है, आई एन जी और ई डी जोड़ते समय उस आई ई को वाई में चेंज कर देना है। जैसे कि आपको डेफिनेशन दी गई है कि इफ द वर्ब एंडिंग इन आई ए चेंज आई ई इनटू वाई एंड देन ऐड आई एन जी और आई ई डी। यदि लास्ट में आई ई, ये दो वर्ड आपको दिख जाए, तो आपको क्या करना है, आपको उस आई ई को वाई में चेंज करना है, उसके बाद आई एन जी लगाना है आपको। और यदि लास्ट में वाई दिख जाए, तो आई ई लगाना है, और उसके बाद टी लगाना है ईडी के लिए। उसके बाद रूल 4 है आपका, चौथा रूल में क्या है, चेंज चेंजिंग और एडमायर एडमायरिंग। ये दो आपको एग्जांपल दिए गए कि जनरली वी रिमूव ई बिफोर एडिंग आईएनजी और आईएनजी इफ द वर्ब एंड इन ई। यदि वर्ब हमारी ई के साथ अंत होती है, अर्थात वर्ब के लास्ट ही लास्ट में, अर्थात सबसे लास्ट में ई होता है, तो हम उस ई को रिमूव नहीं करते हैं, उस सॉरी उस ई को रिमूव कर देते हैं आईएनजी लगाते समय, और ईडी लगाते समय हम उसमें ई को नहीं लगाते, डायरेक्ट डी को लगा देते हैं। आपको याद रखना है कि यदि कोई भी वर्ब हो वो ई के साथ अंत हो, तो यदि उसमें आईएनजी जोड़ना है हमें, तो उसमें ई को हटा देना है और आईएनजी जोड़ देना है। और यदि ईडी को जोड़ना है, तो आपको एक ई का यूज करना है, दो दो ई नहीं लगाने हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा जो रूल है वो क्या कहता है, देखना, पांचवा रूल कहता है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में सी हो, यदि कोई वर्ब सी के साथ एंड हो, तो उसमें ईटी जोड़ने के लिए हमें के को भी जोड़ना होता है। अर्थात जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है पैनिक, पैनिक में पैनिक्ड करने के लिए हमें सी के साथ के को भी ऐड करना होगा। आपका जो दूसरा एग्जांपल है वो है ट्रैफिक वाला। ट्रैफिक में लास्ट में क्या दे रखा है, आपको सी दे रखा है। ट्रैफिक का अर्थ होता है इलीगल व्यापार करना। आपको ट्रैफिक में क्या दे रखा है, लास्ट में सी दे रखा है, और आपको अगर ट्रैफिक में ईडी जोड़ना है, तो आपको उसमें के का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आपको आगे दिखाया गया है कि ट्रैफिक्ड, ट्रैफिक्ड में सी के बाद के लगाना पड़ेगा अगर हमें ईडी जोड़ना है तो। जैसे कि आपको पिकनिक है, पिकनिक का अर्थ होता है भ्रमण करना है, पिकनिक मनाना।
इसमें आपको लास्ट में क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, इसलिए आपको उसमें ईडी जोड़ने के लिए सी के बाद के का यूज करना कंपलसरी है। ये आपका रूल 5 कहता है, इफ द वर्ब एंड्स इन सी एड के बिफोर एडिंग ईडी और आईएनजी। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी वर्ब सी के साथ अंत होता है उसका, अर्थात लास्ट में सी होता है, तो हमें क्या करना है, सी के बाद के जोड़ना है और उसके बाद ईडी जोड़ना है या फिर आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो 6वां, वो क्या कहता है कि जैसे कि वर्ब होता है क्राई और नाउन होता है सीटी और एडजेक्टिव होता है प्रेटी, अर्थात इसका कहना होता है कि वर्ब के लास्ट में यदि वाई हो तो हम हमें उस वाई को आई ई में चेंज करना है और उसके बाद ई डी या फिर आई एन जी या फिर एस या ई एस जोड़ना होता है। जैसे कि क्राई दिया गया आपको, क्राई में सी आर आई ई लिख दिया है वाई की जगह, और अगर लास्ट में ई होता है तो हम ई डी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं और डायरेक्ट डी जोड़ देते हैं। और यदि इसकी हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या कहता है कि इफ वर्ब noun or adjective ends in y preceded by a consonant, change y into I and then its form degree change। अर्थात यदि किसी नाउन के, वर्ब के या फिर एडजेक्टिव के लास्ट में वाई होता है तो उसमें ही, यदि एडजेक्टिव होता है तो ई आर जोड़ते हैं, उसमें नाउन होता है तो ए सी आई जोड़ते हैं, और यदि वर्ब होती है तो ई डी या फिर आई एन जी जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाई को आई ई में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है कौन सा, 7वां, वो क्या कहता है कि जैसे वर्ब होती है प्रे, नाउन होती है बॉय और एडजेक्टिव होता है ग्रे, तो इनमें हमें क्या करना होता है कि यदि वाई होता है लास्ट में, उसके पहले वोवेल होता है, तो वी डोंट चेंज वाई, हम वाई को चेंज नहीं करते हैं। हम वाई को कब चेंज करते हैं, जब लास्ट में वाई और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को चेंज करते हैं आई में। और यदि वाई के जस्ट बिफोर वोवेल हो तो हम वाई को किसी प्रकार का चेंज नहीं देते, हम डायरेक्ट ई डी ए आर ई एस आई एस और आदि शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कि आपको नीचे दिया गया है, ये क्या है आपके एक्सेप्शन है, से में वाई है लास्ट में, उसके पहले वोवेल है, फिर भी आप ये आई में चेंज किया जा रहा है, से का सेड किया जा रहा है। उसके बाद पे जो है उसमें भी पे में लास्ट में वाई है, उसके पहले क्या है वोवेल है, लेकिन फिर भी पेड किया जा रहा है, अर्थात आई जोड़ा जा रहा है। और लास्ट है ले। आपको ये तीन जो एक्सेप्शन उन्हें याद रखना है, पे, से और ले। इन तीनों में क्या होता है कि वाई के पहले वोवेल होते हुए भी इन तीनों को आई में चेंज किया जा रहा है, इनके वाई को। उसके बाद उसके बाद जो हमारा ये होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अर्थात उन दोनों को का कॉम्बिनेशन फॉर्म, अर्थात उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि शॉर्टन फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, अर्थात जैसे कि आई एम है तो उनको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई, फिर उसके ऊपर वाला कॉमा फिर एम। जैसे कि यू आर, तो आपको यू आर को कैसे लिखना है, यू प्लस कॉमा, ऊपर वाला कॉमा और आर ई। उसके बाद जैसे कि ही इज है तो ही और उसको इज, ये ऐसे लिखते हैं। शीज को ऐसे लिखते हैं, वी आर को ऐसे लिखते हैं, इट इज को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद दे आर को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद देर इज को ऐसे लिखते हैं, आई हैव को ऐसे लिखते हैं, यू हैव को ऐसे लिखते हैं, ही एच को ऐसे लिखते हैं, शी एच को ऐसे लिखते हैं, इट एच को ऐसे लिखते हैं, वी हैव को ऐसे लिखते हैं, दे हैव को ऐसे लिखते हैं, देर हैज को ऐसे लिखते हैं, आई हेड को ऐसे लिखते हैं, यू हेड को ऐसे लिखते हैं, ही हेड को ऐसे लिखते हैं, शी हेड को ऐसे लिखते हैं, और इट हेड को ऐसे लिखते हैं, वी हेड को ऐसे लिखते हैं, दे हेड को ऐसे लिखते हैं। और आई विल या आई शेल को आई उसके ऊपर कॉमा और डबल एल लिखते हैं। और यू विल को क्या लिखते हैं, यू उसके ऊपर कॉमा और डबल एल। ही विल को कैसे लिखते हैं, ही उसके ऊपर कॉमा और डबल एल। उसके बाद शी विल को भी ऐसे लिखते हैं, शी प्लस उसके ऊपर कॉमा और डबल एल। और वी विल को भी ऐसे लिखते हैं हम, दे विल को भी ऐसे लिखते हैं, देर विल को भी ऐसे लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो
वो है मॉडल वाली। उसमें हम मॉडल प्लस सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं। जैसे कि आई वुड है तो आई वुड को कैसे लिखेंगे, ये आपको दिखाया गया है। आई वुड को ऐसे लिखेंगे हम, यू वुड को ऐसे लिखेंगे, ही वुड को ऐसे लिखेंगे, सी वुड को ऐसे लिखेंगे, इट वुड को ऐसे लिखेंगे, वी वुड को ऐसे लिखेंगे, दे वुड को ऐसे लिखेंगे, देयर हेड को ऐसे लिखेंगे, देयर वुड को ऐसे लिखेंगे। ये सभी आपको याद करने हैं तभी जाकर। जैसे कैन नॉट जो होता है, ये इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। कैन और उसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ा जाता है जब हम कैन नॉट लिखते हैं। तो कैन नॉट, तो कैन नॉट को तो ऐसे लिखते हैं, उसके बाद भी अगर हम कैंट करना चाहे तो कैन प्लस कैन और ऊपर वाला कॉमा और टी लिखा जाता है। उसके बाद कुड नॉट है, इसको ऐसे लिखा जाता है। डेयर नॉट, इसको डेयरेंट लिखा जाता है। हैड नॉट, इसको हेडेंट लिखा जाता है। माइट नॉट, इसे माइटेंट लिखा जाता है। मस्ट नॉट, इसे मस्टेंट लिखा जाता है। नीड नॉट, इसे नीडेंट लिखा जाता है। अट नॉट है, इसे अडंट लिखा जाता है। शेल नॉट, इसे शेंट लिखा जाता है। विल नॉट, इसे वोंट लिखा जाता है। शुड नॉट, इसे शुडंट लिखा जाता है। उसके बाद यूज नॉट, इसे यूजडंट लिखा जाता है। और मे नॉट, इसे मेंट लिखा जाता है। वुड नॉट, इसे वुडंट लिखा जाता है। और इज नॉट, इसे इजंट लिखा जाएगा। और एम नॉट, इसे एमंट नहीं लिखा जाएगा। ये आपको याद रखनी है। ये विशेष तौर से आपको याद रखनी है कि जो एम नोट है उसे एमंट नहीं लिखेंगे, हम उसे आरंट लिखेंगे। कब? इन्वर्जन में। और अगर साधारण में हमें लिखना है तो एम नोट का शॉर्ट फॉर्म होता ही नहीं है। हमें सिर्फ, जैसे कि आपको क्वेश्चन टैग में ज़रूरत होती है, इन्वर्जन में ज़रूरत होती है, तो वहाँ आपको आर एन टी लिखना है एमंट के, एम नोट के स्थान पर। आर एन, आर नोट का तो आर एन लिख ही देंगे हम, वाज नोट का वाजंट, वेयर वरंट का वर नोट का वरंट लिख देंगे, डू नोट का डोंट लिख देंगे, डज नोट का डजंट लिख देंगे, डिडंट का डिडंट लिख देंगे, डिड नॉट का डिडंट, हैज नॉट का हैजंट लिख देंगे, हैव नॉट का हैवंट लिख देंगे, हैड नॉट का हैडंट लिख देंगे। और कॉलोनियल इंग्लिश मतलब जो प्रेजेंट इंग्लिश है अर्थात मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें हम इज नॉट को, एम नॉट को, आर नॉट को, हैव नॉट को, हैज नॉट को क्या कह सकते हैं? एंड कह सकते हैं। ए आई एन ऊपर वाला कॉमा टी। Thank for watching the complete video, and we meet very early in future days. Please wait for some time. वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मैं आपको अनदर वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।